आज हम शेरशाह सूरी पार्ट 3 पर परिचर्चा करेंगे। आपने पहले 2 पार्ट में पढ़ा कि शेरशाह सूरी ने किस तरह से अपना साम्राज्य एक तरह से स्थापित किया। उसी साम्राज्य स्थापना में उसने आगे जो है कौन कौन सी जगह पर किन किन स्थानों पर विजय प्राप्त की, इसकी परिचर्चा आज करेंगे। और ये लास्ट है शेरशाह सूरी की एक तरह से विजय नीति के संबंध में लेक्चर। उसके बाद इसका प्रशासन होगा। तो शेरशाह सूरी जो है उसका मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का पीछा करने के पश्चात वो जो है पंजाब में एंटर कर जाता है। तो आज जो इसकी पहली विजय है वो है खक्कर प्रदेश की विजय। ये जो खक्कर का क्षेत्र जो था ये सिंधु और झेलम नदी के उत्तर में था और सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि अब तक भारत पर जो भी उत्तर पश्चिम के मार्ग से आक्रमण हुए वो यहीं से ही होते थे। और शेरशाह सूरी इस प्रदेश को प्राप्त करके एक तरह से पश्चिमी आक्रमणकारियों से अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहता था। हालांकि इसका राय सारंग और आदम खां जैसे सरदारों ने विरोध किया, इनके बीच संघर्ष हुआ, लेकिन शेरशाह सूरी ने इस संघर्ष पर न केवल विजय प्राप्त की अपितु उसने यहाँ पर 50,000 सैनिक भी तैयार किए। इसने झेलम के उत्तर में 10 मील के दूरी पर एक विशाल दुर्ग बनवाया जिसका नाम रोहताशगढ़ दुर्ग रखा गया और यहीं पर इसे टोडरमल जैसा अधिकारी मिला था। पंद्रह 1541 में शेरशाह बंगाल की तरफ वापस चला गया और कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जब तक खक्कर प्रदेश में रहा तब तक उसने पराजित तो कर दिया था, लेकिन उन सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका था। और इसीलिए जब वो बंगाल जा रहा था तो उसने वहाँ पर अपने कुछ सरदारों को छोड़ा था जो कि इन खक्कर सरदारों के साथ लोहा ले सकें, इनके विद्रोह जो है उनको शांत कर सकें। अब इसके बाद 1541 में ये बंगाल क्यों गया? तो जब ये खक्कर प्रदेश में लगा हुआ था तो इसे जानकारी मिली कि बंगाल का जो गवर्नर इसने नियुक्त किया था खिजर खां, वो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा है। तो शेरशाह को जैसे ये सूचना मिलती है वैसे ही वो 1541 में बंगाल की तरफ सैन्य में अपनी सेना को साथ लेकर अचानक जो है वहाँ पहुँच जाता है। हालांकि खिजर खां स्वागत करता है, लेकिन शेरशाह जो है उसे पता था कि ये स्वतंत्र होने की घोषणा का प्रयास कर रहा था, उसे बंदी बना लेता है और आगे फ्यूचर में ऐसे विद्रोह नहीं हो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए वो सैनिक गवर्नर पद जो है उसको ख़त्म कर देता है और उस समस्त जो प्रांत थे उन्हें अनेक जिलों में विभाजित करता है। और इन जिलों को नाम दिया गया था सरकार, और प्रत्येक सरकार में एक फौजी सिकदार की नियुक्ति की जाती है जिसका काम था अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करना। अब प्रांत के अधिकारी जो हैं वो नियंत्रण में रहें, इसके लिए उसने हर प्रांत में एक काजी फजियल नामक अधिकारी की नियुक्ति की और कुल मिलाकर इसके समय में प्रांतीय स्वरूप जो था बिल्कुल बदल गया। और यहाँ इसने बंगाल में आगे जाके जब आप प्रशासन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसने बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। तो बंगाल में ये जो प्रशासन व्यवस्था जो थी उसकी इसने शुरुआत की थी। अब आती है इसकी मालवा विजय। मालवा विजय जो है इसके 4 कारण माने जाते हैं। पहला जो कारण था, चौसा की विजय के पश्चात शेरशाह जो है उसने
शाही फरमान निकाला था और इस शाही फरमान को मालवा के शासक कादिर शाह के पास भी भेजा था, लेकिन कादिर शाह ने अपने आप को स्वतंत्र शासक मानते हुए इस फरमान को ठुकरा दिया था, जिसके कारण शेरशाह जो है वो नाराज़ था और वो हर हाल में उसे सबक सिखाना चाहता था। दूसरा कारण था, कालपी के पास शेरशाह का पुत्र कुतुब खां जो था वो मुग़ल सेना से लड़ रहा था और कादिर शाह ने उस समय उसकी कोई सहायता नहीं की थी, जिसके कारण उसका पुत्र पराजित हो गया था। अगला जो कारण है, हुमायूं अभी भी सिंध में भटक रहा था और मालवा जो है उसकी निर्बलता का लाभ उठाकर कभी भी हुमायूं मालवा में अपना प्रभाव स्थापित कर सकता था और शेरशाह जो है वो हुमायूं को एक तरह से पूर्ण रूप से उसकी शक्ति जो है उसको समाप्त करना चाहता था। चौथा कारण है, मारवाड़ का शासक मालदेव जो कि उस समय में एक शक्तिशाली शक्ति माना जाता था, मालवा पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा रखता था और महत्वाकांक्षा ही नहीं रखता था बल्कि उत्साहित भी था। इसलिए भी शेरशाह जो है उसने मालवा पर आक्रमण किया, क्योंकि उसके आने से पहले, किसके, मालदेव के आने से पहले वो मालवा पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। 1541 में बंगाल में शासन व्यवस्था स्थापित करने के पश्चात शेरशाह मालवा की ओर जाता है, ग्वालियर पर अधिकार करता है, गांगरोन पहुंचता है, जहां उसके रायसीन के शक्तिशाली शासक पूरनमल जो हैं वो इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। यहाँ से शेरशाह सारंगपुर जाता है। अब वो कादिर शाह जो है उज्जैन से निकला है, लेकिन उसके निकलने से पहले ही शेरशाह जो है वो ग्वालियर, गांगरोन और सारंगपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। कादिर शाह जो है वो जब वो हालात देखता है उसे एक तरह से डर लगता है, भयभीत होता है और उसे था कि अब शेरशाह जो है वो मालवा पर धावा बोलेगा। तो यहाँ वो एक तरह से आत्मसमर्पण कर देता है और मालवा की सल्तनत जो है वो शेरशाह को समर्पित कर देता है। कादिर शाह को मालवा के बदले में शेरशाह जो है वो दूसरी जागीर देता है, लेकिन उसे वो जागीर पसंद नहीं आती और वो अपने परिवार के साथ गुजरात भाग जाता है। इस प्रकार मालवा जो है उस पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है और मालवा पर अधिकार करने के पश्चात शेरशाह जो है वो रणथंबोर की ओर बढ़ता है। यहाँ का जो पहरेदार कह लीजिए, किलेदार समझ लीजिए, वो उस्मान खां था और वो बिना किसी प्रतिरोध के रणथंबोर का दुर्ग जो है वो शेरशाह को समर्पित कर देता है। तो न केवल वो मालवा जीतता है, अपितु वो रणथंबोर जो है उस पर भी अपनी एक तरह से स्थापना कर लेता है। अब अगली विजय आती है इसकी, रायसीन की विजय। रायसीन जो है वो मध्य भारत में एक रियासत थी और हुमायूं के समय में पूरनमल जो है, जो यहाँ के शासक थे, उन्होंने अपनी स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण कर ली थी। उन्होंने चंदेरी पर अपना आधिपत्य कर लिया था और मालवा के जो सैयदों की स्त्रियां थीं उनको उसने अपने यहाँ रख लिया था। 1542 में पूरनमल ने शेरशाह की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो मुसलमानों के प्रति पूरनमल का
व्यवहार था, उसे देखते हुए शेरशाह में और उसमें एक तरह से संघर्ष होना अनिवार्य सा हो गया था। 1543 में शेरशाह ने रायसीन को घेरा कई दिन चला। शेरशाह ने किले की रसद सामग्री रोक दी। राजपूतों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। यहाँ शेरशाह जो है उसने एक तरह से धोखे का, कूटनीति नहीं, धोखा ही कहिए, धोखे का सहारा लिया और उसने ये आश्वासन दिया, कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली कि मैं राजपूत राजा और उनके आदमियों की जान माल की सुरक्षा का आश्वासन देता हूँ अगर पूरनमल आत्मसमर्पण कर दे तो। पूरनमल आत्मसमर्पण कर देता है क्योंकि चंदेरी की जो मुस्लिम विधवा थी उनकी प्रार्थना पर पूरनमल जो है, जिन्हें पूरनमल ने कष्ट दिए थे, वो इस बात का एक तरह से शेरशाह से विरोध करती हैं कि आप पूरनमल को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और यहाँ शेरशाह जो है, अब वो पता नहीं वो धोखा उसने जानबूझ के दिया या इन स्त्रियों के कहने से दिया या उसकी कूटनीति का हिस्सा था, लेकिन वो अपना वचन भंग कर देता है और राजपूत खेमा जो था उसकी चारों तरफ सेनाएं तैनात कर दी जाती हैं। उनकी स्त्रियों और राजपूत पूरनमल को जब स्थिति समझ में आती है तो वो अपनी सेना को आदेश देता है कि वो स्त्रियों को मार दें और राजपूत अपनी स्त्रियों की हत्या करते हैं। इसी बीच अफ़गान जो है वो उन पर टूट पड़ते हैं और जो राजपूत स्त्रियां व बच्चे बचते हैं उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। और ये जो रायसीन की, हालांकि शेरशाह ने रायसीन को विजय तो कर लिया, लेकिन जो उसने राजपूतों के प्रति विश्वासघात किया वो शेरशाह के चरित्र पर हमेशा एक कलंक रहा। अगली विजय आती है मुल्तान और सिंध की विजय। शेरशाह ने खक्खर का प्रदेश जब जीता तो उसने वहाँ पर दो अपने वो एक तरह से सरदार कह लीजिए छोड़े थे, ख्वास खां और हेवात खां, लेकिन उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है। तो शेरशाह जो है वो हेवात खां को वहाँ का गवर्नर बना देता है उस प्रांत का और खवास खां को वहाँ से हटा देता है। 1543 ईस्वी में ही हेवात खां लाहौर होता हुआ सतगड़ा नामक स्थान पर पहुंचता है। और यहाँ पर जो अधिकारी होता है फतेह खां जाट, वो उससे संधि का प्रस्ताव भेजता है। हेवात खां जो है उसे सुरक्षा का आश्वासन देता है, लेकिन जब वो हेवात खां के पास लाया जाता है, हेवात खां उसे बंदी बना लेता है। तो कुल मिलाकर मुल्तान और सिंध जो है वो भी शेरशाह के नेतृत्व में हेवात खां जो है वो जीत लेता है। हालांकि उसने मुल्तान को तो पूरी तरह जीत लिया था, लेकिन सिंध में क्या था, दो दुर्ग थे, भक्कर और सेहवान का दुर्ग। शाह हुसैन अर्चून जो है महमूद भक्करी को भक्कर दुर्ग पर तैनात किया था और 1542 के अंत में हुमायूं ने ठट्टा पर जब आक्रमण किया था तब शाह हुसैन ने महमूद भक्करी को ठट्टा बुला लिया था। अफ़गानों को, शेरशाह को जब इसकी सूचना मिली तो हेवात खान ने भक्कर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और सिंध विजय जो है वो पूर्ण रूप से पहले मुल्तान जीता था और यहाँ भक्करी को जीतने के पश्चात, सेहवान दुर्ग को जीतने के पश्चात सिंध विजय भी जो है वो उसकी करीब करीब संपूर्ण हो जाती है। और यहाँ से शेरशाह जो है वो मारवाड़ में घुसने का एक तरह से प्रयास करता है और यहाँ उसको मारवाड़ में घुसने का
एक तरह से मार्ग मिल जाता है। अब आती है मारवाड़ विजय। और शेरशाह की जो हुमायूं के बाद जो मेन विजय मानी जाती है वो मारवाड़ की विजय मानी जाती है, क्योंकि उस समय में हुमायूं के समय में ही मारवाड़ के जो शासक जो मालदेव थे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। और जब शेरशाह आता है तो मेन रूप से दो ही शक्तियाँ थी, या तो मारवाड़ के मालदेव की या शेरशाह की। मारवाड़ का जो शासक था मालदेव, वो न केवल महत्वाकांक्षी थे, साहसी थे, अपितु वे कूटनीतिज्ञ भी थे। और उन्होंने मारवाड़ की सीमा को बढ़ाने के लिए उनके आसपास के जो प्रदेश थे वो जीत लिया था। जैसे बीकानेर के राव कल्याणमल जो है उनको पराजित करके उनके आधे राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। 1541 में उन्होंने हुमायूं को भी सहायता देने की पेशकश की थी, लेकिन हुमायूं ने मालदेव से उस समय सहायता मांगी थी जब शेरशाह ने उत्तरी भारत के अधिकांश भूभागों पर अधिकार कर लिया था। अगर हुमायूं ने पहले सहायता मांगी होती तो हो सकता है दोनों मिलकर लड़ते और परिणाम जो है वो कुछ अलग होता। शेरशाह ने भी मालदेव को कहलाया कि वह हुमायूं को शरण ना दे और बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप दे। तो यहाँ मालदेव जो है उसने तात्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को तटस्थ कर लिया। और उसने हुमायूं, पहले तो वो हुमायूं से बोल रहा था कि हम मिल के लड़ते, लेकिन जब हुमायूं ने उसकी सैनिक सहायता मांगी तो उसने हुमायूं को कोई सैनिक सहायता देने का वचन नहीं दिया। और उधर हुमायूं के दूत ने जोधपुर में शेरशाह के दूत को देखा तो उसे किसी षड्यंत्र की पता पड़ता है और वो हुमायूं को सूचित करता है, जिसके फलस्वरूप हुमायूं जो है वो, हुमायूं को लगा मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ और वो कहाँ चला गया, सिंध चला गया। उसने हुमायूं की भी कोई मदद नहीं की और शेरशाह जो है उसने हुमायूं को बंदी नहीं बनाया, तो शेरशाह इसलिए नाराज हो गया। इधर बीकानेर के राव कल्याणमल जब पराजित हो गए थे तो उन्होंने शेरशाह को मालदेव पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था। समझ में आ गया। पहले मालदेव कूटनीति के परिचय देते हुए हुमायूं से कहता है कि मैं आपके साथ हूँ शेरशाह के विरुद्ध, लेकिन हुमायूं तब जो है उसकी क्योंकि हुमायूं को था कि मैं खुद ही पराजित कर दूंगा, लेकिन जब हुमायूं सहायता मांगता है तो वो कोई वचन नहीं देता। उधर शेरशाह कहता है कि उसको बंदी बना के दो, तो वो बंदी भी नहीं बनाता। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी घटित हो जाती हैं कि इनके बीच में युद्ध होना एक तरह से अवश्यंभावी था। 1543 में रायसीन विजय के बाद शेरशाह 80,000 सैनिकों के साथ मारवाड़ पर आक्रमण करता है। उधर मालदेव भी 40,000 सैनिकों के साथ मालदेव का मुकाबला करता है, सामना करता है। दोनों की सेनाएं जो हैं वो जैतारण के पास सुमेल नामक स्थान पर आती हैं। 1 माह तक वो आमने सामने रहती हैं। मारवाड़ एक तरह से बंजर क्षेत्र है। शेरशाह के लिए वहाँ पर रसद सामग्री इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। और यहाँ शेरशाह जो है उसने जो कूटनीति अपनाते हुए राठौर सरदार जो थे उनको एक जाली पत्र भेजा और मालदेव के शिविर में डलवा दिया। इस पत्र को देखते ही मालदेव को अपने सरदारों से विश्वासघात की आशंका हुई और उसने युद्ध न करने का निश्चय लिया, क्योंकि उसे लगा कि जब मेरे राठौर सरदार ही उनके साथ मिल गए और उनके नाम का ये जाली पत्र जो है ये मैंने देख लिया है, तो वो सोचता है कि मेरी हार निश्चित है और वो न लड़ने का निश्चय करता है। लेकिन जैता कूपर नामक राठौर सरदार अपने 12,000 आदमियों को लेकर अफगान सेना पर टूट पड़ते हैं।
ताकि, क्योंकि उन्हें यह था कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं और विश्वासघाती कलंक को धोने का यही एक चारा है। लेकिन वो मालदेव की सेना समझ लीजिए, इन सरदारों, राठौड़ सरदारों की सेना समझ लीजिए, वो 80,000 शेरशाह की सेना के सामने नहीं टिक पाते और पराजित हो जाते हैं। लेकिन शेरशाह राजपूतों के शौर्य को देखकर दंग रह जाता है और उसने कहा है कि मुट्ठी भर राठौड़ों ने भी मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना साम्राज्य ही खो बैठा था। मालदेव जो है वो शिवाना चला जाता है और इस विजय के पश्चात अजमेर से माउंट आबू तक का क्षेत्र जो है वो शेरशाह के अधिकार में आ जाता है। और एक तरह से मारवाड़ को जीतने के पश्चात वो चित्तौड़ की ओर जाता है। लेकिन शेरशाह की मृत्यु के 2 महीने के अंदर ही मालदेव जुलाई 1545 में पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। अब इसकी आती है मेवाड़ विजय। मेवाड़ में आप देखिए, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात वहाँ अराजकता थी, अव्यवस्था थी। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बनवीर जो था उसने शिशु राजकुमार उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया था, किंतु पन्नाधाय जो थी उसने अपने पुत्र की बलि देकर राजकुमार को बचा लिया था और 1542 ईस्वी में शिशु उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया था। 1544 में शेरशाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। राणा उदय सिंह जो है वो अल्पवयस्क थे, छोटी उम्र थी उनकी। सरदार जो है वो अफ़गानों का सामना करने का साहस नहीं रखते थे और जब वो शेरशाह चित्तौड़ से केवल 24 मील दूर था तो चित्तौड़ के जो दुर्ग रक्षक थे उन्होंने दुर्ग की चाबियां जो है उसे सौंप दी थी और शेरशाह जो है वो कुंभलगढ़ की ओर गया। वहाँ भी उसने बिना किसी विरोध के अधिकार कर लिया और इस प्रकार राजपूताना का अधिकांश भाग जो है वो शेरशाह के अधीन हो गया। अब आती है इसकी कालिंजर विजय। शेरशाह जो है उसने रीवा के राजा वीरभान बघेला को अपने दरबार में बुलाया था। लेकिन शेरशाह से भयभीत होकर कालिंजर के राजा कीरत सिंह जो है उनके यहाँ शरण ले ली। राजा भीनभान ने, वो शेरशाह के पास नहीं आए। शेरशाह ने रीवा के राजा को बुलाया लेकिन उन्होंने शेरशाह के पास न आकर कालिंजर के राजा कीरत सिंह के यहाँ शरण ले ली। शेरशाह ने कीरत सिंह जो कि कालिंजर के राजा थे से मांग की कि वीरभान को सौंप दे, लेकिन कीरत सिंह ने इस मांग को ठुकरा दिया और इसी बात को लेकर नवंबर 1544 में शेरशाह ने कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाला। ये घेरा 1 वर्ष तक चला। दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार नहीं हुआ। अंत में उसने दुर्ग की दीवारों को बारूद से उड़ाने का जाल बिछा दिया था और 22 मई 1544 ईस्वी को आक्रमण की आज्ञा दी। शेरशाह खुद बुर्ज पर चढ़ गया। अंदर वो बारूद का एक वो फेंका गया दुर्ग के अंदर, लेकिन वो जो बारूद फेंका था वो दीवार से टकरा गया और बारूद के, क्योंकि वो उन्होंने पतीले में डाल के भेजा था और बारूद का ढेर हो गया और दीवार का कुछ नहीं हुआ।
बारूद का ढेर जो है उससे दीवार जो थी वो गिर गई और भयंकर विस्फोट हुआ और शेरशाह सूरी जो है वो जल गया। लेकिन शेरशाह ने फिर भी आक्रमण को जारी रखने का आदेश दिया। अफगान इसमें विजयी हुए और कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया और यही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये शेरशाह की एक तरह से विजय थी। शेरशाह जो है वो अपनी विजयों के कारण तो जाना ही जाता है। कल हम जो परिचर्चा करेंगे वो करेंगे शेरशाह की शासन व्यवस्था। शेरशाह की शासन व्यवस्था जो है उसने आगे आने वाले जो मुग़ल शासक थे, स्पेशली अकबर जो है, उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो स्थापित की थी वो शेरशाह की शासन व्यवस्था के आधार पर ही आधारित थी।